नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करते हैं वो खबरें जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। इसी के साथ वो खबरें जो आज आपको न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर दिखाई देंगी और वो खबरें जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। सूरज पाठक, एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ ज्ञानेश वर्मा, लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत है। महेश सैनी, स्टेट ब्यूरो हेड उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जय श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी और आपसे चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि जो यूक्रेन और रूस की युद्ध है, उसमें यूक्रेन के माली हालत खराब होने के कारण से जो सरकारी संपत्तियां है वो सरकार वहां पर बेच रहा है। तो उसी को देखते हुए कि यूक्रेन वैसे भी रूस के आगे बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद 2 वर्ष से ऊपर अब लड़ाई वहाँ देखने को मिल रही है कि और थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसी कारण से अब आर्थिक संकट वहाँ पर है और अभी तक जितने भी आंकड़े देखा गया है कि दुनिया में जो यूक्रेन समर्थक लोग हैं उन्होंने जितनी मदद की है उन मददों से यूक्रेन का काम चल नहीं रहा है। इसी कारण से संपत्तियां जो है सरकारी वो बेचने में उसमें देश लगा हुआ है। वहाँ के जो होटल है, मॉल है, माइनिंग है, केमिकल कंपनियां है, ये सब पे बोली लग रहा है। बोली लगने के बाद उसमें नीलामी होने की संभावना है। दूसरी एक और जो खबर है वो भी युद्ध से है। जो गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध देखने को मिल रहा है, हमास और युद्ध और फिलिस्तीन वगैरह जो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें 250 दिन होने पर जो हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट उसमें दागे इजराइल पर, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, एक भी हवा से नीचे इजरायली जमीन पर गिरने नहीं दिया। तो इससे ये हुआ कि जो हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं वो सब की सब हवा में ही नष्ट कर दिया है। बता देना चाहते हैं कि वो हवा में इतने सारे रॉकेट दागे क्यों। आज जो अखबार में प्रकाशित किया गया है खबरों को जो है, यदि इसका आकलन किया जाए तो उसमें लगता है कि भले ही वो ईरान हो या आपके गाजा में हिजबुल्लाह हो, ये किसी ने भी वहां पर यदि हमला करते हैं, लेकिन उसको कोई किसी प्रकार से इजरायली धरती पर अभी तक गिरने नहीं दिया। बल्कि उल्टा जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं और सबसे ज्यादा जो ताकतवर कमांडर है उसको इजराइल ने मार गिराया है। उसी के चलते ये 200 रॉकेट जो है हिजबुल्लाह ने दागे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को भी जो है उसमें कोई सफलता नहीं मिली और एक भी रॉकेट इजराइल में गिराने में सफल नहीं हुआ। एक सबसे नेगेटिव खबर है नीदरलैंड से। नीदरलैंड के एक जो आंकड़ा है उसमें एक सर्वे किया गया कि शारीरिक रूप से फिट युवा भी इच्छा मृत्यु के लिए जो है आवेदन लगाया है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो पीछे का कारण ये देखा जा रहा है कि जो यूरोप में युवा है जो बेरोजगार है या वो अपने आप से अधिकतर जो है पूरी दुनिया में हताश दिख रहा है और उसी हताशा के चलते अनेक जो युवा लोग उसमें इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन दिया है। लेकिन इस पर बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि जो शारीरिक रूप से फिट है, ये इच्छा मृत्यु के लिए कानून जो यूरोपीय कंट्री में है, वो कानून ये है कि यदि आपको जीने में कोई परेशानी है तो ही आप जाके इस इच्छा मृत्यु के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो और अपने आप को खुद को स्वयं मतलब खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसी कानून का फायदा लेते हुए जो शारीरिक रूप से फिट है, किसी भी प्रकार से कोई बुजुर्ग भी नहीं है, वो अभी उसमें
इच्छा मृत्यु के लिए जब एप्लीकेशन देते हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय बनता है कि क्यों ये मरना चाहते हैं। ये इसको लेके यूरोपीय कंट्री में काफी विचार मंथन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें मोटिवेशन की आवश्यकता है और इस प्रकार युवा यदि मरने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छी खबर नहीं होगी। तो इसी के चलते एक और जो खबर है वो मस्क पर महिला कर्मियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये स्पेसएक्स के जो सीईओ है उसके उनके ऊपर जब अभी आरोप लगे तो इसमें भी कार्रवाई चालू हो गई है और इसमें देखना यह है कि मस्क को इसमें क्लीन चिट मिलता है या उनको जेल जाना पड़ता है। एक खालिस्तानी से संबंधित खबर है कि G7 समिट अब चालू होने वाला है इटली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके उलट जो खालिस्तानी है ये बिल्कुल इस समय बौखलाए हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार उनको समर्थन नहीं मिल रहा है और खालिस्तानियों को पंजाब में कुछ लोग उनसे जुड़ के भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। उसी के चलते भारत का प्रधानमंत्री जो कि वहां पहुंच रहे हैं जी समिट में और निश्चित रूप से पूरी दुनिया के जितने भी G7 में शामिल देश है वो उनके प्रमुख वहां पर रहेंगे और मोदी के वहां पर भाषण भी होना, मोदी को वहां पर बधाई भी दिया जाना है क्योंकि अभी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिया है। इसके विरोध में वहां महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी थी इटली में उस पे तोड़फोड़ की गई है और प्रारंभिक तौर पर उन मूर्तियों को तोड़ने वाले खालिस्तानी माना जा रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने उसमें संज्ञान लिया है और जो इटली के राष्ट्रपति उनसे बात की है और जो जिन लोगों ने ये महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है उनको गिरफ्तार करने की मांग भारत ने की है। और अंतिम खबर यह है कि जो कुवैत में जिस प्रकार से आग लगी है और आग लगने से 40 भारतीय की मृत्यु हो गई वहां, उसको संज्ञान में भारतीय सरकार ने लिया है और सतत उस पर नजर है और जो विदेश मंत्री वहां पर रवाना हो रहे हैं विदेश राज्य मंत्री और जाके ये देखना चाहते हैं कि आग लगी क्यों। उसमें ये प्रारंभिक तौर पे ये बताया जा रहा है जो कुवैत में भारतवासी जहां रहते थे उसी बिल्डिंग में नीचे एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस सिलेंडर फटने से ये आगजनी हुई है और उसमें बड़े पैमाने में भारतीय वहां पर मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की नजर उस पर होगी और निश्चित रूप से जो भारतवासी वहां पर रह के काम कर रहे थे उनके जो परिवार है भारत में उनको सांत्वना देने के लिए निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी। जी ऋषिका। जी जय जी। सूरज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? बिल्कुल ऋषिका, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो जैसे कल का घटनाक्रम जो रहा है देश दुनिया का, उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस समय देखा जा रहा है कि आतंकी हमले बढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में 4 दिन में तीसरा हमला हुआ है, 6 जवान घायल हुए हैं और हालांकि 2 आतंकियों को मार गया है और एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के जवान हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि जो भारतीय नेटवर्क है उस नेटवर्क पर सवाल खड़े किए गए हैं कि जो खुफिया नेटवर्क है जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है वो नेटवर्क थोड़ा सा जिस स्पीड से काम उसका होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बात यहाँ नजर आई है कि 4 दिन में 4 आतंकी हमले। इन 4 आतंकी हमलों से 2 बातें स्पष्ट हुई। सबसे पहली बात तो है कि कश्मीर में जो हमारा नेटवर्क है, खुफिया नेटवर्क है, वो जितना मजबूत है उतना जम्मू रीजन में नहीं है। और दूसरी बात जो है कि आतंकियों को कश्मीर वैली से खरीद करके राजौरी पुंछ तक तो लाए थे, लेकिन अब वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो आतंकी गिरफ्तार किया गया था या जो मारे गए हैं
जिन आतंकियों को ढेर किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, उनके पास से जो सामान मिला है वो चिंताजनक है। सबसे पहले तो जो बटुआ में आतंकी मारे गए थे उनके पास से AK-47 मिली है, हम्म। 3 AK-47 की मैगजीन मिली है, 3 ग्रेनेड मिले हैं, 1 लाख रुपए नगद मिले हैं और पाकिस्तान में बनी हुई चॉकलेट मिली है, कुछ दर्द निवारक गोलियां हैं, एक एंटेना है, एक जो है उनके पास M4 कार्बाइन के मिली है और कुछ खाने का सामान मिला है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें लेकर के वो सीमा की इस तरफ आ रहे हैं, साथ ही यहाँ हमले कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर देखें कि अभी तक जितने हमले हुए हैं, उन हमलों में ये आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं, ये किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किस गुट के हैं, तो ये आतंकवादी यदि आ रहे हैं और वो सीमा पार कर रहे हैं, तो उनकी जो जानकारी सेना तक मिलती है जब, तब तक थोड़ा देर हो जाती है और इससे पहले कि उनको घेर कर मारने की तैयारी करें, वो हमला कर देते हैं और जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कि लगभग पिछले 1 साल में देखें, राजौरी पुंछ में लगभग 12 मुठभेड़ हुई हैं आतंकवादी और सुरक्षा बलों के साथ में। उसमें 25 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन 20 जवान भी शहीद हुए हैं। और ये 20 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं नेटवर्क की कमजोरी पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ एक और खबर जो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए, उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल जो चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और वहां जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो चर्चाओं में है। सबसे बड़ी चर्चा की बात है पवन कल्याण की। पवन कल्याण को डिप्टी CM बनाया गया है। दूसरी तरफ एक चीज और देखी जा रही है कि पवन कल्याण जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उसके बाद में वो अपने भाई चिरंजीवी से मिलाने के लिए PM मोदी को लाए, तो PM मोदी की और उनकी जो बॉन्डिंग है, क्योंकि हमने जब NDA की सभी दलों की बैठक चल रही थी, उस समय पवन कल्याण का जो भाषण था, पवन कल्याण के भाषण के बाद में उनकी और नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात हुई और वो बॉन्डिंग जो थी वो उस समय देखी। और कल जब डिप्टी CM की शपथ उन्होंने ली है, उसके बाद में अपने भाई चिरंजीवी से उनको मिलाने के जब लेकर आए, तो वो एक जो केमिस्ट्री दिखी है, एक जो बॉन्डिंग दिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवन कल्याण के बीच में, एक वो चर्चा में रही है। एक खबर और है जिस पर चर्चा करना जरूरी है और वो खबर है पश्चिम बंगाल से। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव कोई भी हो, चाहे राज्य के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक तरह की मुसीबत होते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही कहना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुप्रीतम, जिनके घर में 1 जून को हमला हुआ था घर पर और पूरे परिवार को के साथ मारपीट की गई थी। और उन्होंने आरोप लगाए थे कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने मारपीट की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारों पर यहाँ पर उनके घर पर हमला करवाया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि आरोपों में दम नहीं है, लेकिन तब भी एक बड़ी बात आ जाती है कि उसी देश में जहां पूरे देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात सरकार के द्वारा की जाती है या अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा की बात राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो माहौल उपजता है, जब चुनाव के बाद जो माहौल बनता है, उस माहौल को लेकर के चिंताजनक बात इसलिए क्योंकि कलकत्ता से सटे हुए जो दक्षिण 24 परगना जिला है, वहाँ का जो फाल्ता गांव है, वहाँ पर फाल्ता शहर जो है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, वो उस कार्यालय में लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने शरण ली हुई है। ये शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि शरण ली हुई है क्योंकि उनके खाने पीने की व्यवस्था पार्टी के द्वारा की जा रही है और उनको सुरक्षा वहां दी जा रही है। यदि वो अपने घरों में रहेंगे तो उनके साथ मारपीट होगी, क्योंकि हिंसा की जो घटनाएं अभी हमने देखा कि चुनाव परिणाम के ठीक बाद 4 जून के बाद से आज तक लगातार छुटपुट हिंसा की घटनाएं वहां पर हो रही हैं, क्योंकि वहां जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने दावा किया है कि 4000 कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पार्टी के कार्यालयों में रुके हुए हैं और उनको डर है कि यदि वो बाहर रहेंगे या अपने घर में रहेंगे तो जो हिंसाएं चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, उसमें उनकी हत्या हो सकती है, उन्हें मारा जा सकता है। तो इस डर को लेकर के वो छिपे हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर के राज्यपाल जो CV आनंद बोस हैं, उनको एक पत्र भी लिखा है और एक याचिका भी लगाई है और उनकी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से 14 जून तक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि पार्टी मुख्यालय में जो लोग रुके हैं उनकी लगभग 2500 कार्यकर्ता जो हैं वो रुके हुए हैं। और ये 2500 कार्यकर्ता, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसे राज्य में जहां राज्य सरकार मजबूत है, जहां हम बात करते हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरे देश की होती है, वहां
वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के 2,500 कार्यकर्ता जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में है, उस पार्टी के कार्यकर्ता डर के कारण घर छोड़ रहे हैं और वो 2,500 कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में रुके हुए हैं, इस डर से कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। ये खबर एक चिंताजनक है। हालांकि एक चीज और देखी जा रही है कि आंध्र प्रदेश में भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं 3 दिन में और हिंसा के दौर में। हालांकि वहां एक व्यक्ति की मौत हो चुकी, क्योंकि चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश में हिंसा के दौर देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहां वाईएसआरसीपी और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प जो है बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले करनूल में टीडीपी समर्थक की हत्या कर दी गई थी और टीडीपी महासचिव और मंत्री जो है नारा लोकेश, उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या वाईएसआरसीपी के लोगों ने की है, जबकि वाईएसआरसीपी का आरोप है कि लोकेश मंगलगिरी से आते हैं और वहां उनके समर्थक वोट देने वालों को भी पीटा जा रहा है। तो इस तरह चुनाव के बाद में जो विरोधी दल हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी दल है, वो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की झड़प यदि होती है तो ये एक चिंताजनक बात हो जाती है। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा ऋषिका मैं यहाँ पर, और वो खबर है छात्रों से संबंधित, क्योंकि जैसा कि हम नीट की जो परीक्षा हो रही है, क्योंकि अब नीट की परीक्षा के बाद जो परिणाम आए हैं और उसको लेकर जो याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसमें छात्रों ने 2 बड़े सवाल खड़े किए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि रजिस्ट्रेशन जब बंद हो चुका था, जिस दिन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया उसके 24 दिन बाद वो लिंक 1 दिन के लिए दोबारा क्यों खोला गया? क्योंकि उसमें ये आशंका जताई जा रही है कि जिन छात्रों को पास करवाना था, जिन छात्रों को अनुचित लाभ देना था, संभवतः उनके परीक्षा सेंटर बदलने के लिए वो लिंक खोला गया और परीक्षा सेंटर बदले गए। क्योंकि उसमें एक जिक्र किया गया है कि हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी मानी जा रही है कि वहां गड़बड़ी की संभावना है, 8 छात्र टॉपर जो हैं 720 में से 720 अंक लाने वाले, वो उसी सेंटर के कैसे हैं। और यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है, एनटीए ने अपनी बात दोहराई और उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो गड़बड़ी करने वाले लोग थे, 63 केस में 40 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है और उनमें से 12 छात्रों को 3 साल के लिए, 9 छात्रों को 2 साल के लिए और 2 छात्रों को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आज भी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इसमें एडटेक फर्म के जो अब्दुल्ला मोहम्मद फैज हैं, उनकी याचिका और उसके अलावा 3 और याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सवाल करेगा। इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनटीए ने 9 फरवरी को रजिस्ट्रेशन शुरू किया, आखिरी तारीख 9 मार्च थी। सूरज जी, नीट धांधली को लेकर तमाम आरोप छात्रों की ओर से भी लगाए गए और बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होना है। चुनाव को लेकर जो हिंसक गतिविधियां चुनाव के बाद हमने देखी हैं, ये चुनाव के बाद तो ठीक ही है, लेकिन हमने ये मतदान और मतगणना के आसपास भी ये जो हिंसक गतिविधियां हैं वो देखी हैं। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल से सबसे ज्यादा हिंसा की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी भी बने हुए हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड की वो खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहने वाली है। इसके साथ ही क्योंकि कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है, चारधाम जो यात्रा है वो लगातार जारी है, तीर्थयात्रियों के लिए भी क्या कुछ सुविधा दी जा रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ मैनेजमेंट है और उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो 4 धाम की यात्रा है वो बड़ी अब सुगम तरीके से चल रही है। जो लगातार सीएम धामी के प्रयास से वो बिल्कुल ऐसे सार्थक नजर आ रहे हैं। उनकी जो मॉनिटरिंग है उसके साथ साथ उनके जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं, उससे 4 धाम यात्रा सुगम हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो एक्सीडेंट्स है वो बाहर के जो ड्राइवर्स हैं वो पहाड़ की व्यवस्था के अनुसार गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हाल ही में जो गंगोत्री जा रही एक बस वो खाई में गिर गई थी, 17 लोग उसमें मौजूद थे, जिनका उपचार एम्स में चल रहा है, जिसमें 4 लोगों की व्यवस्था थोड़ी खराब है, बाकी 13 लोग ठीक है। ऋषि का एक और बात बता दूं, उपचुनाव जहाँ आचार संहिता लागू हो गई है, आचार संहिता के साथ ही भाजपा कांग्रेस के साथ साथ यहाँ बसपा भी अपना मैदान में उतरने की तैयारी लग रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मंगलोर जो सीट है वो सर्वत्रीन वहाँ के विधायक रहे हैं, वो अस्वस्थ होने के कारण वहाँ एक्सपायर हो गए, तो उनका बेटा अब्दुल रहमान वो भी प्रयास कर रहा है कि बसपा उसे वहाँ से प्रत्याशी बनाए। तो साथ ही बद्रीनाथ की जो सीट खाली हुई थी वो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी वो चले गए थे
भारतीय जनता पार्टी में, तो उसकी वजह से वो सीट खाली हुई है। अभी इन दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, तो वो सभी पार्टियां इसमें पूरी तरीके से जोर लगा रही हैं। इसी का मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा को लेकर के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करने का प्रयास किया था। पिछले महीने उन्होंने उसका आदेश दिया था, अभी वो सर्वे होकर के आ गए हैं। रामनगर से ये चार धाम यात्रा शुरू करने का उनका एक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। यदि रामनगर से ये यात्रा स्टार्ट होती है, रामनगर हरिद्वार जो अभी हरिद्वार ऋषिकेश से यात्रा चलती है, वो यात्रा फिर कुमाऊं से भी चल सकती है। उससे जो श्रद्धालु हैं वो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये अपने आप में एक अच्छा पहल मानी जा रही है। ऋषि का एक और बात बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक गबन का आरोपी था जो कि उसी के सहयोगी ने उसकी बिजनौर में हत्या की और लैसडाउन जो उत्तराखंड के देहरादून के पास है वहां उसको जंगलों में फेंक दिया। इसका खुलासा उत्तराखंड की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस वहां तलाश करती रही और यहाँ उन्होंने खुलासा भी कर दिया। ऋषि का दो जगह का नाम बदला गया है। कल पहली कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री धामी ने दोनों जगह का नाम बदल दिया है। चमोली का जोशीमठ जो अब ज्योति मठ के नाम से यहाँ जाना जाएगा, तो दूसरा कौटिल्य कौशला कौटिल्य जो अब कैची धाम के नाम से जाना जाएगा, ये कैची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। इसलिए ये अच्छी पहल मानी जा रही है। जो विद्वान लोग हैं उनका कहना यह है कि ये चूंकि धर्म की नगरी है और यहाँ पर ये नाम बिल्कुल शास्त्र के अनुसार रखे गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दो युद्ध चलता रहता है, तो कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा है कि कुछ जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने नुकसान किया था और जो चुनाव हारे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, इसी वजह से यहाँ हमें टिकट का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि किसी भी अपने वरिष्ठों को इस तरीके का कटघरे में खड़ा करना एक अपने आप में बड़ी बात है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तक 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में जो अभी तक का मौका जो डाटा है वो 114 तक पहुंच गया है। मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ बंगनागली जो चल रही है उसमें बूढ़ी गढ़वाल में एक वेडिंग पॉइंट में आग पहुंच गई थी और उसमें कल रात्रि लेट आवर्स में जो उनका पूरा तीसरी मंजिल पर रखा हुआ सामान था वो जल करके राख हो गया। इससे आग का शहर के अंदर आने में बहुत तेजी जो चल रही है उससे बड़ी संभावना बढ़ गई है। इसी का मैं आपको एक और बता दूं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जैसे पूरे देश में गर्मी का है, उत्तराखंड में भी जैसे अब तक कभी नहीं देखा गया है। इसलिए जो 74 साल का रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो गया है। देहरादून सहित जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी 40-41 डिग्री का तापमान देखा गया है। प्रदेश की मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ट्रांसफर पॉलिसी है लोकसभा की वजह से वो रुक गई थी। अभी 10 जुलाई तक का टारगेट रखा गया है। 10 जुलाई तक ये कर्मियों के तबादले हो सकते हैं। ठीक है जी ऋषिका। ठीक है महेश जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर क्योंकि पूरे उत्तराखंड में चर्चाएं हो रही हैं और उसको लेकर चर्चाएं बनी रहेंगी क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा जो है वो चुनावी मैदान में है, तो बेदिलचस्प ये देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कैसा रहने वाला है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की वो खबरें जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बने रहने वाली हैं उस पर दर्शकों का ध्यान केंद्रित कीजिए। ज्ञानेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से शायद ज्ञानेश जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें आज की जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड करने वाली हैं, पूरा दिन टीवी चैनल्स में बहस का हिस्सा बनने वाली हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की वो खबरें आपको रोजाना बताते हैं जिन पर आज सभी की नजर रहने वाली है और ये वो खबरें होती हैं जो आपके काम की हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।